एक कपल जिनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ सपने थे, कुछ वादे, पर वक्त के साथ रिश्ते ने करवट ली और वो करवट सब कुछ तबाह कर गई। कैसे और किस तरह, आइए जानते हैं इस केस फाइल में। ये कहानी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर से निकली है, जिसे कानपुर कहते हैं। 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले कानपुर में कुछ 1 से 2 महीने पहले ही एक लड़की आती है जिसका नाम है काजल। काजल एक किन्नर थी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, साथ ही वो काफी कॉन्फिडेंट भी थी। काजल मूल रूप से उत्तर प्रदेश की ही मैनपुरी की रहने वाली थी। यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा बसता है जिसे किशनी कहा जाता है। कानपुर से तकरीबन 183 किलोमीटर दूर है किशनी। छोटा सा कस्बा होने की वजह से ना तो यहाँ पर ज्यादा रोजगार के ऑप्शन हैं और ना ही बेहतर जिंदगी के रास्ते, इसलिए ज्यादातर युवा कुछ बड़ा और कुछ अच्छा अचीव करने के लिए किशनी से बड़े बड़े शहरों की तरफ रुख कर लेते हैं। काजल भी इसी कस्बे में अपनी माँ गुड्डी, छोटे भाई देव के साथ रहा करती थी, इसलिए जब उसने कानपुर जाने की जिद की तो माँ ने भाई को उसके साथ ही जाने को कहा और इस तरह दोनों भाई बहन किशनी को छोड़कर कानपुर के हनुमंत विहार में आ पहुँचे और एक किराए के मकान की तलाश करने लगे। इसी हनुमंत विहार के खाड़ेपुर में रहते हैं अभिमन्यु सिंह, जो पेशे से एक सैनिक हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही वो रिटायर हो गए और अब रिटायरमेंट के बाद वाली जिंदगी एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो घर खर्च और बाकी जरूरतों के लिए पेंशन आ रही थी, लेकिन पैसिव इनकम के तौर पर अभिमन्यु ने अपने एक मकान में किराएदार रखने का मन बना लिया और पेइंग गेस्ट की तलाश में लग गए, जो अच्छे भी हों और ईमानदार भी। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई काजल और उसके भाई देव से। काजल भी अपने लिए घर की तलाश कर रही थी, तो जब उसने अभिमन्यु से इस बारे में बात की तो वो तुरंत ही मान गए और काजल को मकान में कमरा दे दिया, जिसमें वो अपने भाई के साथ रहने लगी। इसी मकान के दूसरे कमरे में देविका नाम की दूसरी किन्नर भी किराए पर रहा करती थी। काजल और देविका की बातचीत होने लगती है। हालांकि ये उतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, बस नॉर्मल सी दोस्ती। कभी दिख जाए तो हाय हेलो हो जाया करती थी। लेकिन काजल और देव रोजाना अपनी माँ को फोन करना नहीं भूलते थे, और अगर वो मान लीजिए भूल भी जाते तो गुड्डी देवी दिन में एक आध बार तो फोन खटका ही देती थी। जल्द ही दोनों भाई बहन ऑर्केस्ट्रा पार्टी में डांस करने लगे, साथ ही शादी पार्टी और दूसरे आयोजनों में भी काम करने लगे, जिससे उनकी जरूरतें पूरी होने लगी और खर्च भी आराम से चलने लगा। धीरे धीरे नई जगह और नए लोग के साथ दोनों भाई बहन एडजस्ट हो गए। सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। रोज की तरह 5 अगस्त 2025 को भी माँ गुड्डी अपने बच्चों को फोन करती है। वो सबसे पहले काजल को फोन लगाती है, लेकिन उसका फोन कभी कनेक्ट नहीं हो रहा था तो कभी उठ नहीं रहा था। उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी बिजी होगी, देखेगी तो वो खुद कर लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम तक भी जब बेटी का फोन नहीं आया तो गुड्डी देवी ने अपने बेटे को फोन किया, पर उसने भी फोन नहीं उठाया। कई बार कॉल्स किए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। यूं ही 5, फिर 6 और फिर 7 से 8 अगस्त का दिन भी निकल गया। शुरू में गुड्डी देवी खुद को तसल्ली दे रही थी कि शायद बच्चे कहीं काम में फंसे होंगे, फोन देख नहीं पाए होंगे। लेकिन जब से काजल और देव कानपुर में आए थे, ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी माँ का फोन ना उठाया हो या उन्हें पलटकर कॉल बैक ना किया हो। इसलिए अब गुड्डी देवी का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। इसी कश्मकश में 9 अगस्त का दिन भी बीत जाता है और 10 अगस्त को भी जब फोन नहीं उठता तो उनसे रहा नहीं जाता और वो सीधा कानपुर में हनुमंत विहार खाड़ेपुर में अभिमन्यु सिंह के मकान के बाहर पहुंच जाती हैं। वो कमरे के बाहर खड़ी हुई थी तो उन्हें कुछ अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे मानो कुछ सड़ रहा हो। उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। इसलिए गुड्डी देवी ने एक बार फिर से अपने बेटे देव को फोन किया, ये बताने के लिए कि वो कानपुर आ चुकी हैं और उनके कमरे के बाहर खड़ी हैं, ताकि बेटा आए और कमरे का दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले ले। गुड्डी देवी ने फोन लगाया जरूर, लेकिन इस बार भी फोन उठा नहीं। उन्होंने कई बार कॉल किया पर कोई जवाब नहीं मिला। इधर बदबू भी उनके मन में शक पैदा कर रही थी, क्योंकि ये कोई आम बदबू नहीं थी। इसलिए वो घबरा गईं। उन्हें लगा कि कहीं उनके बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, इसलिए वो किसी भी हालत में कमरे के अंदर जाना चाहती थीं, जिसके लिए गुड्डी देवी मकान के केयरटेकर पप्पू को बुलाती है। लेकिन इस फेयर की पप्पू के पास नहीं बल्कि अभिमन्यु के पास थी। इसलिए गुड्डी देवी अभिमन्यु को फोन करके कहती हैं कि आप एक बार आकर हमारे बच्चों का कमरा खोल दीजिए, अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। बदबू की बात जब अभिमन्यु ने सुनी तो वो घबरा गए और तुरंत ही स्फेयर की लेकर वहां पहुंचे। और जब कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर से इतनी गंदी स्मेल बाहर हवा में फैली कि आसपास जो लोग वहां पे खड़े थे उनका वहां टिकना मुश्किल हो गया।
लेकिन फिर भी गुड्डी और अभिमन्यु ने अंदर जाकर चेक किया तो देखा कि कमरे का पूरा सामान अस्त व्यस्त है। चीजें इधर उधर बिखरी हुई हैं और जगह जगह खून के छींटे हैं जो सूख गए हैं। इसके बाद इनकी नजर पड़ती है बेड पर, जो एक बॉक्स कंटेनिंग बेड होता है, यानी जिसमें बॉक्स हो वैसा बेड। इसे देखते ही गुड्डी के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, क्योंकि बेड पर उसके अडॉप्टेड 12 साल के बेटे देव की बॉडी पड़ी हुई थी। वहीं बेड बॉक्स का ढक्कन भी ठीक तरह से बंद नहीं था, इसलिए उसे उठाकर चेक किया जाता है और अंदर का नजारा देखकर माहौल और ज्यादा चीख पुकार से भर जाता है, क्योंकि अंदर काजल की बॉडी पड़ी हुई थी। वक्त बर्बाद न करते हुए तुरंत ही हनुमंत विहार थाना पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस भी मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन ही मौके वारदात पर पहुंच जाती है, जहां काजल और देव की बॉडी को देखकर पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि दोनों को 3 से 4 दिन पहले ही मार दिया गया होगा, क्योंकि दोनों की बॉडी बुरी तरह से सड़ रही थी और ऐसा तभी होता है जब जान कुछ दिन पहले गई हो। और शायद यही कारण रहा होगा जो ना तो काजल ने गुड्डी का फोन उठाया और ना ही देव ने। इसके बाद पुलिस दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और पूरे घर के अच्छे से तलाशी ली जाती है। पुलिस देखती है कि पूरा का पूरा घर बिखरा हुआ है, चीजें अपनी जगह पर नहीं है, जबकि घर को देखकर ऐसा भी लग रहा था जैसे मानो यहाँ पर चोरी हुई है। इसलिए पुलिस पहले तो इसे चोरी या लूट की वारदात समझती है और एक थ्योरी तैयार की जाती है कि शायद लुटेरे घर में आए होंगे, चोरी की होगी और इन दोनों ने जब चिल्लाने की या उन्हें रोकने की कोशिश की होगी तो वो इन्हें मारकर चले गए होंगे। हालांकि पुलिस को अपनी ही थ्योरी पर शक भी था, क्योंकि कमरे का एक छोटा सा गलियारा जो था वो हल्का गीला था। अब सवाल ये था कि वो गीला क्यों था और इतने समय तक गीला कैसे रह गया। पुलिस को डाउट हुआ कि शायद यहाँ से कुछ साफ करने की कोशिश की गई है, शायद दाग धब्बे। इसलिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। अब हनुमंत विहार का खांदेपुर बहुत ही छोटा लेकिन रिहायशी इलाका है, जहाँ बसावट अच्छी खासी है, इसलिए एक घर की बात दूसरे घर तक फैलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ऐसे में रात के सन्नाटे में डबल मर्डर केस की मिस्ट्री जब बाहर आई तो पूरे हनुमंत विहार में सनसनी फैल गई। आसपास के इलाकों में भी ये केस आग की तरह फैल गया और देखते ही देखते पूरे उत्तर प्रदेश में एक खबर फैल गई कि एक किन्नर और उसके भाई की किसी ने बेरहमी से जान ले ली है। पर कौन है और इन दोनों भाई बहन ने उसका क्या बिगाड़ा था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। अभिमन्यु और काजल की मकान पार्टनर देविका से पूछताछ की गई। अभिमन्यु से तो ज्यादा कुछ जानकारी हाथ नहीं लगी, लेकिन हाँ, देविका ने जरूर अपना शक 2 लड़कों पर जताया जो अक्सर काजल के कमरे में आया जाया करते थे। लेकिन वो लड़के कौन थे, इस बारे में देविका को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए अब पुलिस ने गुड्डी देवी को खंगालना शुरू कर दिया। हालांकि अपने बच्चों के इस तरह चले जाने के बाद से ही गुड्डी देवी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पुलिस के सवालों के जवाब दिए और पुलिस का सीधा सा सवाल था, क्या आपको किसी पर शक है? इस पर गुड्डी देवी ने एक एक करके 3 लोगों के नाम लिए। पहला आकाश, दूसरा गोलू उर्फ आलोक और तीसरा हेमराज। वो बताती है कि ये तीनों उनकी किन्नर बेटी के बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर उससे मिलने के लिए उसके घर यानी मकान पर आते रहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा कि हो ना हो इन्हीं में से किसी एक ने उनकी बेटी और बेटे की जान ली है। ये सुनकर पुलिस ने भी अपनी तफ्तीश का रुख तय कर लिया और इन तीनों लड़कों की तलाश शुरू कर दी। इसके साथ ही काजल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश हुई ताकि ये पता लगाया जा सके कि काजल और उसके भाई को क्यों मारा गया। इस जांच पड़ताल में पुलिस के सामने काजल से जुड़ी कुछ बातें आती हैं, जैसे उन्हें पता चलता है कि काजल बेशक एक किन्नर थी, लेकिन उसे खुद को किन्नर कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, बल्कि वो एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो उसे समाज में बाकी लड़कियों की तरह ही दर्जा दें। उसने खुद को पूरी तरह से एक लड़की की तरह ढालने के लिए मुंबई का रुख भी किया। वहां जाकर उसने अपने ऊपर लाखों रुपए खर्च किए और प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना हुलिया बिल्कुल एक लड़की की तरह करवा लिया। इसके बाद उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक्टिवनेस बढ़ाई और किन्नर काजल की जगह सिर्फ काजल बनकर वीडियोस, फोटोज अपलोड करने लगी, जिन्हें हजारों लोगों ने पसंद किया और काजल की फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी हो गई। वो अक्सर अपनी रील्स में डांस की वीडियोस बनाया करती थी, क्योंकि उसे डांस का बहुत शौक था। इसलिए उसने इसे ही अपना पैशन बनाने का फैसला किया और सोशल मीडिया के जरिए उसे स्टेज शोज भी मिलने लगे। साथ ही उसने खुद भी अलग अलग जगह घूमकर डांस करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसे इनवाइट किया जाने लगा, जिस वजह से उसकी अच्छी खासी कमाई भी शुरू हो गई थी। बचे हुए समय में वो अपने भाई के साथ ऑर्केस्ट्रा पार्टी और शादियों में भी डांस करने लगी। कुल मिलाकर काजल ने अपने प्रोफेशन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर दिया था, लेकिन कौन जानता था कि उसका ये सफर ज्यादा लंबा नहीं चलेगा और महज 25 साल की उम्र में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर अब इस डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने
और काजल व उसके भाई देव को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली थी। वो हर सबूत, हर साक्ष्य, हर डिटेल्स को बारीकी से चेक कर रही थी, जिनमें कॉल डिटेल्स के साथ साथ काजल के मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। असल में ये घटना हुई थी 10 अगस्त 2025 को, लेकिन पुलिस को यकीन था कि दोनों भाई बहन को 4 से 5 दिन पहले ही मार दिया गया था, क्योंकि गुड्डी का बयान और दोनों के फोन रिसीव ना करने का डेटा भी इसी तरफ इशारा कर रहा था। इसलिए सीसीटीवी कैमरे में एक हफ्ते पहले तक की फुटेजेस को खंगाला गया, जिसमें 4 अगस्त की रात को तकरीबन 8 से सवा 8 बजे के करीब काजल घर से बाहर निकलती हुई दिखाई देती है और वापस एक पैकेट लेकर लौटती हुई दिखाई देती है। और यह आखिरी बार था जब काजल को जिंदा देखा गया। इसके बाद ना तो वो घर से बाहर निकली और ना ही देव कहीं नजर आया। मतलब जो कुछ भी हुआ वो 4 से 5 अगस्त को ही हुआ था। इस बीच पुलिस उन तीनों लड़कों की तलाश करती है और ये जानकर हैरान रह जाती है कि ना तो गोलू और फालोक अपने घर पर है और ना ही आकाश और ना ही हेमराज। इसलिए पुलिस का शक इन तीनों पर और ज्यादा पक्का हो जाता है। इसी बीच इन तीनों से जुड़ी एक अजीब ही पहेली सामने आती है। असल में तीनों काजल के सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि रिश्ता इससे कहीं ज्यादा था, खासकर गोलू और फालोक और आकाश से। पुलिस के अनुसार आलोक और काजल सीरियस रिलेशनशिप में थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लंबे समय तक ये रिश्ता चला भी, लेकिन फिर आलोक ने काजल से दूरियां बना ली, जिस वजह से काजल ने उससे दोस्ती तोड़ दी और इस तरह इनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद काजल की जिंदगी में आया आकाश। दोनों के बीच दोस्ती होती है और दोनों को एक दूसरे की कंपनी इतनी अच्छी लगी कि दोस्ती प्यार में बदल गई और इस तरह आकाश काजल का करंट बॉयफ्रेंड था। वहीं जो हेमराज है वो काजल की ही एक सहेली सविता का बॉयफ्रेंड है, लेकिन कुछ समय से वो सविता से ज्यादा काजल में इंटरेस्ट ले रहा था और दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ती जा रही थी। यानी गोलू काजल का एक्स बॉयफ्रेंड था, आकाश करंट और हेमराज अपकमिंग हो सकता था। पुलिस को यह भी पता चला था कि हेमराज और आकाश काजल से मिलने के लिए उसके घर भी आया जाया करते थे और देविका ने भी जिन 2 लड़कों पर शक जाहिर किया था वो यही दोनों थे। ये तथ्य जब पुलिस के सामने आया तो और विश्वास हो गया कि उनका सस्पेक्ट इन्हीं में से एक है। इसलिए अब इन तीनों की तलाश के लिए टीम में सिविल वर्दी में ऑफिसर और इवन खबरी भी लगा दिए जाते हैं कि तभी पुलिस के हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज लगता है, जिसमें उन्हें आकाश यानी काजल का करंट बॉयफ्रेंड नजर आया। आकाश काजल के घर से बड़े आराम से निकला और स्लीव्स को ऊपर चढ़ाता हुआ चला गया। इसके बाद की जितनी भी फुटेजेस थी उसमें ना तो कोई आता हुआ नजर आया और ना ही जाता हुआ। इसलिए पुलिस के शक की सुई आकाश पर आकर ठहर गई, क्योंकि वो आखिरी पर्सन था जिसे काजल के घर के बाहर रिकॉर्ड किया गया था। इसलिए पुलिस ने पूरा फोकस आकाश पर किया और उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया। पर इसी बीच कानपुर से लगभग 262 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के सतना से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कानपुर के इस केस को एक नया ही एंगल दे दिया। सतना पुलिस ने कानपुर पुलिस को फोन किया और कहा कि उन्हें सतना के एक होटल में एक नौजवान की बॉडी मिली है, उसने खुद ही अपनी जान ली है। ये मामला 11 अगस्त का था। जब पुलिस होटल के कमरे में पहुंची तो वहां उस नौजवान का बेजान शरीर पड़ा हुआ था और ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि आकाश था। जी हाँ, कानपुर पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट, जिसने खुद को खत्म कर लिया था, लेकिन अपने पीछे वो एक ऐसी कहानी छोड़ गया था जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। दरअसल आकाश ने एक नोट छोड़ा था जिसमें उसने कानपुर पुलिस के हर सवाल का जवाब लिखा था। इस नोट के अनुसार आकाश और काजल रिलेशनशिप में थे। वो पिछले कई महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश भी थे। कानपुर में आने के बाद आकाश अक्सर काजल से मिलने के लिए उसके घर जाया करता था, जहां दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते और खूब बातें करते। पर धीरे धीरे आकाश का मन काजल से हटने लगा था। उसे अब काजल के साथ नहीं रहना था, क्योंकि उसे इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था। इसलिए आकाश ने काजल से दूरी बनानी शुरू कर दी, पर काजल उससे दूर नहीं होना चाहती थी। इसलिए उसने अपने भाई देव के साथ मिलकर आकाश को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आकाश के नोट की माने तो काजल के पास उसकी कुछ प्राइवेट फोटोज और वीडियोस थी, जिनका हवाला देकर वो उससे पैसों की मांग किया करती थी और धमकाती थी, जिस वजह से आकाश को ना चाहते हुए भी उससे मिलना पड़ता था। वो चाहकर भी काजल से दूर नहीं हो पा रहा था और दोनों भाई बहन के हाथों की कठपुतली बन के रह गया था। इसलिए उसने इन दोनों की जान लेने का फैसला किया और वो काजल के घर पहुंचा, जहां पहले तो उसने दोनों भाई बहन की जान ले ली और फिर पकड़े जाने के डर से खुद को भी खत्म कर लिया। पुलिस के अनुसार काजल जल्द ही कानपुर के नौबस्ता में एक फ्लैट खरीदने वाली थी, जिसके लिए वो एडवांस में 5 लाख रुपए भी दे चुकी थी, जहां उसके साथ आकाश भी गया था। लेकिन इस वक्त तक आकाश काजल से पीछा छुड़ाने का मन बना चुका था। उसके पास काजल के घर की चाबी हमेशा हुआ करती थी,
क्योंकि दोनों के बीच रिश्ता कुछ ज्यादा ही अच्छा था, तो काजल ने उसे अपने घर का पूरा एक्सेस दे रखा था। इनफैक्ट घर लॉक होने के बाद चाबी कहाँ रहती है, घर में कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसे रखी हुई है, ये सब कुछ आकाश को पता था और उसने इसी बात का फायदा उठाया और मौका मिलते ही काजल को मार दिया और फिर देव की भी जान ले ली। इस तरह एक ब्लैकमेलिंग का अंजाम काजल और देव को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। वहीं आकाश भी खुद को माफ नहीं कर पाया और उसने अपनी भी जान दे दी। इस तरह कानपुर के इस केस में पुलिस के हाथ मुजरिम लगा तो जरूर, लेकिन जिंदा नहीं मुर्दा। काजल और देव को इंसाफ तो मिला, लेकिन फिर भी केस एक ऐसे मोड़ पे आके खत्म हुआ जहां से अब आगे कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल बाकी के जो दोनों लड़के हैं वो पुलिस की रडार से बाहर हैं, लेकिन फिर भी उनकी तलाश की जा रही है ताकि कोई और कड़ी अगर इस केस की हो तो वो जोड़ी जा सके। इस केस को लेकर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।